Dear student, this video is to help you out to take right decision for taking admission in BTech branch. और स्टार्ट करेंगे हम ए साजी जॉर्ज सर के रिसर्च पेपर से, दैट इज़ री इमेजिनिंग इंडियाज इंजीनियरिंग एजुकेशन फॉर एन एआई ड्रिवन फ्यूचर। ये पब्लिश हुआ है पेपर और आपका पार्टनर्स यूनिवर्सल इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल PUIRJ वॉल्यूम 3 इशू 3 जुलाई 2024। ठीक है ना। इंडिपेंडेंट रिसर्चर फ्रॉम चेन्नई तमिलनाडु। ठीक है सर। इसमें जो एक पार्ट है उस वहाँ से स्टार्ट करेंगे कि फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूटिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडियन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ना। एम्प्लॉयबिलिटी गैप का मतलब अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना। तो इन्होंने 3 पॉइंट्स पर ज़्यादा एम्फेसाइज किया, 3 ग्रुप बना दिए जहाँ पर इनको प्रॉब्लम समझ में आती है कि ये 3 ग्रुप में इसको डिवाइड कर सकते हैं प्रॉब्लम को, अनएम्प्लॉयबिलिटी को। ठीक है। वन इज इंडस्ट्री एकेडमिक इंडस्ट्री गैप, सेकंड इज गवर्नमेंट policies, third is lack of preparedness of government as well as the institutes as well। ठीक है ना। तो एकेडमिक इंडस्ट्री गैप में इन्होंने बताया थियोरेटिकल नॉलेज ओवर एम्फेसाइजेस। सिंपल सी बात है कि जो फैकल्टी जिसके पास में रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है या फिर PhDs नहीं है, जो रिसर्च नहीं करा सकती, रिसर्च कर नहीं सकती, है ना, तो वो क्या नाम है आपको थियोरेटिकल नॉलेज में अपना पूरा टाइम निकालेंगे और आपको थियोरेटिकल नॉलेज ज़्यादा देंगे एज़ कम्पेयर टू प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है ना। और जो एम्प्लॉयबिलिटी है दैट इज़ डायरेक्टली लिंक टू योर लैब एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स एंड योर एक्सपोजर एंड इंटर्नशिप। ओके। थ्योरी एज वेल एज योर प्रैक्टिकल एक्सपोजर। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो या वहाँ पर क्या होगा कि थियोरेटिकल नॉलेज के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे और प्रैक्टिकल को थोड़ा सा अलग रखेंगे। तो वो एक मेन प्रॉब्लम है। सेकंड इज़ लिमिटेड फैकल्टी एक्सपोजर। ठीक है ना। तो सिंपल है कि आपका क्या नाम है फैकल्टी PhDs अगर नहीं है या फिर रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है तो वो आपको लैब्स के अंदर वो एक्सपोजर नहीं दे पाएंगी प्रैक्टिकल और या रिसर्च करने के लिए या प्रोजेक्ट्स के अंदर में जो आपको मिलना चाहिए। ठीक है ना। सो देयर इज लिमिटेशन ऑन दैट। सेकंड इज़ हाई स्टूडेंट टीचर रेशो। तो जो AICTE ने डिसाइड किया है रूल्स रेगुलेशन को अकॉर्डिंग कि टीचर फैकल्टी स्टूडेंट टीचर रेशो ये होना चाहिए, उससे ज़्यादा स्टूडेंट टीचर रेशो कॉलेजेस रखते हैं। ठीक है ना। तो हर एक बच्चे के ऊपर जो उसको ग्रूम करने के लिए ध्यान देना चाहिए वो नहीं दे पाते। थर्ड इन्होंने फोर्थ फाइंड आउट किया है कि आउटडेटेड लैब्स एंड वर्कशॉप्स। तो जो लैब्स होती हैं और टेक्नोलॉजी चेंज होती है टाइम टू टाइम, उसी हिसाब से लैब्स भी अपग्रेड होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये आउटडेटेड अगर लैब्स हैं तो फिर टेक्नोलॉजी तो चेंज हो गई। ठीक है ना। तो आउटडेटेड लैब्स के अंदर आप काम कर रहे हैं तो आपको जॉब लेने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना। तीसरा गवर्नमेंट, सेकेंड इज योर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ना। तो अनरेगुलेटेड इंस्टीट्यूशन ग्रोथ। तो लास्ट 2 डिकेड में 15-20 साल के अंदर में बहुत सारे कॉलेजेस खुले हैं जिन्होंने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ इंजीनियर्स तो प्रोड्यूस किए हैं लेकिन क्वालिटी मेंटेन नहीं हुआ। ठीक है ना। रेगुलेशन क्वालिटी के ऊपर नहीं हुआ। ठीक है ना। सेकेंड इज लैक्स एक्रेडिशन नॉर्म्स। तो जो एक्रेडिशन है, अप्रूवल्स हैं, वो आपको इजीली गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है क्योंकि उनकी पॉलिसी ये है कि इंजीनियरिंग कॉलेज खुलने चाहिए और BTech स्टूडेंट्स प्रोड्यूस होने चाहिए इंडिया के अंदर। ठीक है ना। तो पॉलिसीज़ और एक्रेडिशन उन्होंने रिलैक्स कर दिए थोड़े से। ठीक है ना। नेक्स्ट जो बताया है इन्होंने दैट इज़ लो पब्लिक स्पेंडिंग। तो गवर्नमेंट ने लो पब्लिक स्पेंडिंग मतलब पब्लिक कॉलेजेस नहीं खोले ना नए। तो गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट कॉलेजेस खोलना बंद कर दिया, प्राइवेट कॉलेजेस को मोटिवेट किया चलाने के लिए। तो उनकी जो खुद की जो स्पेंडिंग है वो कम हो गई। ठीक है ना। नेक्स्ट इज डिक्रीज फैकल्टी पोजीशंस ना।
तो जब नंबर ऑफ़ कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज नहीं खोलेगी तो फैकल्टी भी कम रखेगी, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कमियां इन्होंने बताई हैं। नेक्स्ट इज लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस, और इसमें जो पॉइंट है दैट इज इनसफिशिएंट एक्सपोजर टू ट्रेडिशनल रूल्स, लैक ऑफ एक्सपर्टाइज इन नेक्स्ट इन डोमेन्स। तो लैक ऑफ एक्सपर्टाइज इन नेक्स्ट जनरेशन डोमेन्स, मतलब फॉर एग्जांपल AI ML आया अभी ना, तो AI ML आया है तो उसके लिए पहले एक AI ML का एक्सपर्ट चाहिए जो दूसरे लोगों को समझा सके, उनको अप स्किल कर सके, ठीक है ना। तो ये तो प्रॉब्लम रहती है, नई टेक्नोलॉजी जब आती है तो वो क्या नाम है एक साथ नहीं आती है, वो धीरे धीरे ही पेनिट्रेट होती है, ठीक है ना। सेकंड इज़ रिजिड करिकुलम। तो रिजिड करिकुलम मतलब कि आपका जो यूनिवर्सिटी है या फिर कॉलेज है, ऑटोनोमस कॉलेज है, उसे टेक्नोलॉजी के साथ में अपग्रेड करना चाहिए सिलेबस को, ठीक है। जब सिलेबस अपग्रेड करेंगे तो आपको अपनी फैकल्टी को भी अपग्रेड साइड बाई साइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो प्रिपेयर्डनेस नहीं दिखती ना। नेक्स्ट इनेबिलिटी टू अप स्किल, सिंपल कि भाई आपका एक्सपर्ट ही नंबर ऑफ एक्सपर्ट ही कम है, तो नेक्स्ट उसको नॉलेज को आगे देने के लिए भी टाइम लगता है, ठीक है ना। ये यहाँ से हमें एक थॉट मिला कि अनएम्प्लॉयमेंट जो इंडियन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के अंदर में है, वो ये सारे फैक्टर्स उसको इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इज़ योर फ्यूचर ना। तो ये फ्यूचर में क्या करना है एक्चुअली ना, किस ब्रांच में लेना चाहिए, ये थोड़ा सा एक्सपोजर गवर्नमेंट की पॉलिसी से मिलता है कि गवर्नमेंट किस तरह सोच रही है कहाँ पर जॉब क्रिएट करेगी फ्यूचर के अंदर में ना। तो ये सर हैं दी हिंदू के अंदर में ये आर्टिकल है ना। और डॉक्टर ORS राव, वाइस चांसलर ICFAI यूनिवर्सिटी सिक्किम, प्रायर टू शिफ्टिंग टू academia he worked in the IT industry for over 20 years ना। व्यूज एक्सप्रेस्ड आर पर्सनल, ये उनके निजी विचार हैं, ठीक है ना, उन्होंने ये अपना लिखा है, ठीक। लेकिन इनके जो विचार इसलिए लेने लायक है, इम्प्रेसिव है कि एक तो इन्होंने 20 साल IT इंडस्ट्री के में काम किया है ऑलरेडी ना, और दूसरा ये इंडस्ट्री से फिर एकेडमिक्स में आए हैं और वाइस चांसलर से बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं, तो ना इनको प्रॉब्लम्स एकेडमिक्स की भी पता है और IT की भी पता है। तो जो कुछ भी बता रहे हैं उनको गौर से सुनना चाहिए, है ना। तो इसमें इन्होंने जो लिखा है दैट इज़ कोर इंजीनियरिंग टाइम हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स रिकॉग्नाइज फ्यूचर इज़ नॉट IT एंड CSE। तो इनका ये है कि जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने ये अब मानना स्टार्ट कर दिया है कि जो फ्यूचर है वहाँ पर IT और CSE डोमिनेट नहीं करेगा, जैसा आज के टाइम पे हो रहा है ना। पिछले कुछ समय से 4-5 साल से ये चल रहा है कि CSE और IT में एडमिशन्स ज़्यादा है, CSE IT के अंदर में प्लेसमेंट्स ज़्यादा है, जॉब्स ज़्यादा है। ये हमेशा नहीं चलेगा, कोर इंजीनियरिंग को प्रेफर लोगों को करना ही पड़ेगा अगर ग्रोथ चाहिए तो, ठीक है ना। तो इसमें एक इन्होंने स्टेटमेंट लिखा, द साइजेबल ग्रोथ ऑफ अबाउट 16% इन द लास्ट 4 years इज ड्यू टू स्टीप इंक्रीज इन अबाउट 50% इन कंप्यूटर साइंस एंड allied branches like IT, data science, AI ML, cloud computing, blockchain, cyber security। तो टोटल जो पिछले 4 साल के अंदर में जो ग्रोथ हुआ है एडमिशन्स के अंदर में बीटेक इंस्टीट्यूट्स के अंदर में 16% के करीब हुआ है, ठीक है ना। तो 16% में जो मेन एडमिशन है वो 50% आपका इंक्रीज CSIT के अंदर हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जो जितने बच्चे आए हैं जो अदर ब्रांचेस से भी, जो कोर ब्रांचेस है मैकेनिकल, सिविल ना, आपकी इलेक्ट्रिकल, तो उन ब्रांचेस से ही बच्चे क्या नाम है अब शिफ्ट हो गए हैं वहाँ ना एडमिशन लेके उन्होंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है। 16% इंक्रीज तो हुआ है लेकिन 50% कंप्यूटर साइंस में हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि बच्चा कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ज़्यादा लिया है एंड है ना, ये एक चीज़ है। दूसरा whereas the same in core engineering disciplines like civil, mechanical, chemical and electrical have nosed down steeply। तो इन्होंने बता दिया कि जो कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस हैं उनमें क्या ना आपका डाउनफॉल हुआ एडमिशन्स में ना, वो पहले वहाँ से ऊपर से नज़र आता ही है ना। सो मच सो
सम इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैव इवन फेस्ड आउट दीज कोर ब्रांचेस। बहुत से कॉलेजेस ने तो ये मेन ब्रांचेस जो हैं, कोर ब्रांचेस हैं, इनको बंद ही कर दिया। ड्यूरिंग 24-25 एलोन द AICTE approved the closure of 27 engineering colleges and 1025 courses। तो 27 इंजीनियरिंग कॉलेजेस इसी दुविधा की वजह से बंद हो गए कि वहाँ पर कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस नहीं चल पा रही हैं, एडमिशन्स वहाँ पर नहीं है। ठीक है ना। दूसरा ये कि इन्होंने एक डाटा दिया है, अप्रूव्ड सीट्स, टोटल एनरोलमेंट इन CS एंड अलाइड ब्रांचेस। तो जो रेड वाला है, ये वाला, दिस इज एनरोलमेंट इन CSE एंड अलाइड ब्रांचेस, दिस इज टोटल एनरोलमेंट एंड अप्रूव्ड सीट्स। तो 2020-21 के अंदर में 2.35 CSE एंड अलाइड ब्रांचेस में एडमिशन था और टोटल अप्रूवल सीट्स था 12.86, और जो टोटल एडमिशन हुआ था, एनरोलमेंट हुआ था 7.85, मतलब 5 लाख सीटें खाली रह गई थी आपकी 2020-2021 में। सो मार्च 2020 के अंदर में कोरोना आ गया था। ठीक है ना। तो ये एक यहाँ पर जो वैकेंट सीट्स हैं, ये एक इशू हो सकता है। ठीक। दूसरा कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हुआ है, कंटिन्यूसली एनरोल हुआ है, और 2024-25 तक लगभग डबल हो गया। ठीक है ना। वेयरएज जो नंबर ऑफ सीट्स हैं ना, वो है 14.9 टोटल। ठीक है ना। टोटल अप्रूव्ड सीट्स ना, और जो एनरोलमेंट है दैट इज़ 12.75। ठीक है ना। तो 12.75 और 14.1.2 का डिफरेंस है। यहाँ 5 लाख स्टूडेंट्स का डिफरेंस है, यहाँ पर आपका 1.25 लाख स्टूडेंट्स का डिफरेंस है। यहाँ कोरोना था, यहाँ कोरोना नहीं है। ठीक है ना, इतना भी ध्यान रखना है। तो ये आपका CSE IT ब्रांच में एडमिशन्स बढ़ता चला गया, आज भी वही कंडीशन है ना। लेकिन ये सर उनको थोड़ा चेताना चाह रहे हैं कि जो HEI हैं वो ये सोच रहे हैं कि CSIT डोमिनेट फ्यूचर में नहीं करेगा। ठीक है ना। क्यों नहीं करेगा, उसके लिए है रिक्रूटमेंट ऑफ फ्रेशर्स बाय IT सेक्टर ना। तो उसके लिए रिक्रूटमेंट ऑफ फ्रेश BTech ग्रेजुएट्स बाय IT सेक्टर आफ्टर पीकिंग एट 6 लाख इन 2022 ड्रॉप टू 2.5 लाख इन 2023 एंड फर्दर ड्रॉप टू 1 लाख इन 2024। तो ये स्टीप डिक्लाइन है। 6 लाख बच्चे रिक्रूट हुए 2022 में, 2.5 लाख हुए 2023 में, 1 लाख हुए 2024 में। ठीक है ना। IT सेक्टर के अंदर में ना नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट का आउटपुट बढ़ा है। ठीक है ना, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स का। लेकिन नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट जो है वो कम होता चला गया, 22 से लेके 22, 23, 24 में और कम हो गया। ठीक है। तो ये यहाँ पर एक इन्होंने कमेंट लिखा है कि future potential job opportunities for graduates in core engineering discipline in next 5 to 10 years should be made so as to enable the institutes as well as the aspiring students take an informed decisions rather than being guided only by immediate past or current demand by the student। ठीक है ना। तो जो पॉलिसीज़ हैं वो इस तरह से सोचना पड़ेगा, या बच्चों को भी सोचना पड़ेगा कि नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में किस ब्रांच में एडमिशन लिया जाए ना। वो ना कि जो आज की सिचुएशन है, रश है ना, भेड़ चाल है कि भाई चलो कंप्यूटर साइंस में ले लो, IT में ले लो। एक तो ये है, दूसरा ये कि फ्यूचर पास्ट देख के कि भाई पास्ट में तो बड़ा अच्छा प्लेसमेंट था CSIT का, तो CSIT में ही ले लो। ठीक है ना। उसको थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा, ये गाइड कर रहे हैं इसमें। ग्लोबल आउटलुक क्या कहता है सब इनका। ड्यूरिंग अक्टूबर 2024 McKinsey Global Institute identifies 12 high growth sectors which are expected to reshape the global economy in next 15 years। ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट है, इसको समझने की ज़रूरत है अगले 5 साल में क्या होगा ना, कौन सी टेक्नोलॉजी आएगी और कौन सा आपका क्या नाम है सेक्टर चलेगा। ठीक है ना। तो इसके लिए नेक्स्ट 15 ईयर, क्योंकि जो ब्रांच होती है वो 4 साल तो BTech में लगाते हैं। ठीक है ना, करते करते
उसके बाद में फिर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो फिर नेक्स्ट 15 ईयर का एक सिनेरियो इन्होंने बताया है। एंड ट्रांसफॉर्म द competitive business landscapes. Each of them is expected to generate revenue ranging from this to this. They include four arenas of today which were formed in the last 2 decades ना। तो ये कौन कौन से एरिया हैं? सेमीकंडक्टर, ई कॉमर्स, क्लाउड सर्विसेज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ना। ये आपके मेन एरिया हैं जहाँ पर डेवलपमेंट वो देख रहे हैं कि भाई इस एरिया में डेवलपमेंट आएगा नेक्स्ट 15 ईयर्स में। नेक्स्ट इज स्पिन सॉफ्टवेयर सर्विसेज, डिजिटल एड्स, स्ट्रीमिंग वीडियोस एंड बैलेंस 11 बीइंग इमर्जिंग सेक्टर्स। ये अभी इमर्ज हो रहे हैं ना, इन्फेंसी स्टेज में है ना, ये शुरुआती स्टेज में है ये वो है रिचार्जेबल बैटरीज, स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, ऑटोनोमस व्हीकल्स, लाइफस्टाइल ड्रग्स, न्यूक्लियर पावर, एयर मोबिलिटी, साइबर सिक्योरिटी, वीडियो गेम्स एंड मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन। ठीक है ना। तो आपको इन एरिया 18 एरिया जो हाई ग्रोथ एरियाज हैं नेक्स्ट 15 ईयर्स में, आपको इसमें से जो ब्रांच समझ में आती है आपको उसमें एडमिशन लेना सोचना चाहिए। ठीक है ना। तो इसके लिए अब ये देखना है कि भाई गवर्नमेंट कहाँ पर पैसा खर्च कर रही है, कि आप कहाँ मोटिवेट करना चाहती है। पर गवर्नमेंट तो आपका सिनेरियो आगे का सिनेरियो देख कर ही खर्च करेगी जहाँ पे उन्हें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। ठीक है ना। जहाँ पर ग्रोथ लेनी है वहीं जहाँ ग्रोथ लेंगे मतलब वहाँ पे आदमी चाहिए काम करने के लिए। ठीक है ना। तो ये एरिया है आपके प्रोडक्शन लिंक्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। ठीक, इस एरिया में अब देख कितना फंड इन्होंने एलोकेट किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम्स टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग एंड R&D, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है इस एरिया को। ठीक है ना। वन इज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड इज डीप टेक्नोलॉजी सॉफ्ट फंड, थर्ड इज इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, तो जो चिप VLSI मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो बोलते हैं वो वाला। ठीक है ना। चिप मैन्युफैक्चरिंग, VLSI मैन्युफैक्चरिंग, VLSI डिज़ाइन, ये वाला जो कोर्स है। ठीक है ना। तो एक्चुअली ये VLSI इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। ठीक है ना। तो ये है आपका। और अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं ना, फोर्थ कमिंग एरियाज़ हैं ना, उस एरिया में आपको क्या नाम है गवर्नमेंट फंड देती है कॉलेजेस को, फैकल्टीज़ को, इंस्टीट्यूट्स को, कि वो रिसर्च करें, अपने स्टूडेंट्स को भी उसमें लगाएं लैब के अंदर में ना, और वो क्या नाम है कुछ इनोवेशंस करें। ठीक है। अनुसंधान का मतलब इनोवेशन ही है। ठीक है। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है जी। देन ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, तो गवर्नमेंट चाहती है कि जो कार्बन फुटप्रिंट है वो क्या नाम है वो कम हो जाए, और ग्रीन एनर्जी हाइड्रोजन जो है वो यूज़ हो आपकी ऑयल रिफाइनरीज के अंदर, ट्रांसपोर्ट के अंदर, आपकी स्टील मैन्युफैक्चरिंग जहाँ होती है ना, वहाँ पर आयरन ओर को रिफाइन करते हैं जहाँ पर। ठीक है ना। स्टील प्लांट्स जो है वहाँ पर। ठीक है। जहाँ जहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा है तो पॉल्यूशन को कम करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन मिशन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहती है। ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक। इंडिया AI मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन, स्पेस टेक फंड, इनोवेशन फंड, डिफेंस एक्सीलेंस। ठीक है। तो ये आप देखिए AIML, AI इंडियाज़ AI मिशन, तो फंड का एलोकेशन देखिए 10 लाख, और यहाँ पर 1,60,000। ठीक है ना। 1,60,000 फंड एलोकेशन है। तो आप डिफरेंस देखिए कितना ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का जो एरिया है ना, उस एरिया में काम करना चाहती है फ्यूचर में। क्लियर। अब इसमें कंक्लूजन है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि इंडियंस आर हाईली टैलेंटेड एंड हैव कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज बाय क्रिएटिंग cutting edge technologies and successful products worldwide. Now it is up to India to leverage the same talent for enabling it to become Viksit Bharat. In this process, higher education HEIs have to play the critical role
ऑफ एन केमिस्ट बाय ग्रूमिंग स्टूडेंट अकॉर्डिंग। तो बाय ग्रूमिंग स्टूडेंट्स अकॉर्डिंगली ग्रूम कहाँ से होंगे? जब गवर्नमेंट फंड दे रही है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉलेज को देती है, कॉलेज में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, और जहाँ फंड देगी वहाँ पे फैकल्टी होनी चाहिए अच्छी, वहाँ पर अच्छी लैब्स होनी चाहिए, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए। क्लियर है? तो ये आपको तय करना है कि अच्छा कॉलेज होना चाहिए, अच्छी फैकल्टी होना चाहिए, अच्छी वहाँ पर लैब होनी चाहिए, और वो आपको पहले से ही पता होना चाहिए एडमिशन लेने से पहले। एडमिशन लेने के बाद में थोड़ी आप कहोगे ये लैब बना दो आप, ठीक है ना। तो ये रिसर्च पेपर है सर का, आप खुद पढ़ सकते हैं वैसे भी ना, नेट पर अवेलेबल है। मैंने आपको गाइड किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस एरिया में एम्फेसाइज कर रही है अगले कुछ वर्षों में, ठीक है। तो फ्यूचर जो है बीटेक जो है अगले 10-15 साल के 5 साल 4 साल बाद में ही सोचा जाता है उसमें। भाई हम आर्ट्स एडमिशन लेंगे, 4 साल में बीटेक होगी, ठीक है ना। उसके बाद में कौन सा सेक्टर बूम करेगा, ठीक है। तो ग्लोबल आउटलुक है जो 18 हाई ग्रोथ सेक्टर्स हैं, आप इनके ऊपर एम्फेसाइज करें, इनको पढ़ें और अपनी दिलचस्पी के अकॉर्डिंग क्या नाम है एडमिशन लें, ठीक है ना। यही सर गाइड कर रहे हैं ना, और यही आपसे हम आपको गाइड कर रहे हैं कि आप अपनी दिलचस्पी के अकॉर्डिंग गाइड करें। ये आपका डीप टेक फंड्स ना, यहाँ पर लिखा ना डीप डीप टेक फंड्स, डीप टेक फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंडिंग है ना। तो ये किसके लिए, किसको मोटिवेट करने के लिए? टू बूस्ट डीप टेक एडवांसेस पर्टिकुलरली इन बायोटेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग alongside artificial intelligence to become a strong global force in emerging technology fields, ठीक है। अनुसंधान भारत, ये DRT है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये गवर्नमेंट पैसा देती है कॉलेज को, इंस्टीट्यूट्स को और फैकल्टी को, वहाँ पर जो है ना लैब बनाने के लिए और वहाँ पे रिसर्च करने के लिए, उस रिसर्च में बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए। तो आपको उस लेवल का इंस्टीट्यूट ढूंढना है अपने लिए, ठीक है ना, जहाँ फैकल्टी अच्छी और लैब्स अच्छी हों, जहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स आ सकें, वो ला सकें, ठीक है ना। नेक्स्ट इज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, that is significant decarbonization of economy, reduce dependence on fossil fuels imports, enable India to assume technology and market leadership in green hydrogen, ठीक है ना। तो ये इसको करने के लिए, ये आपको गाइड करने के लिए था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।